गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने विभवमापी के दो अनुप्रयोग कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने विभवमापी के दो अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिए थे। हमने उसमें एक तो पढ़ा था प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और दूसरा पढ़ा था दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, और एक था हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और वो दोनों हमारे प्रैक्टिकल भी। ये दो प्रैक्टिकल अपन लैब में जरूर करते हैं, ठीक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा एक प्रैक्टिकल टॉपिक ही है। विभवमापी की सहायता से अल्प मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। और ये भी आपका एक लैब में प्रैक्टिकल है, चाहे तो हम उसको कंप्लीट प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। और ये वैसे हम प्रैक्टिकल करते नहीं है लैब में, ठीक है। पर इसका परिपथ देखो कैसे और कैसे हम ज्ञात करते हैं अल्प मान का प्रतिरोध। सपोज आपके पास स्मॉल आर का कोई प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध चालक है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको कोई प्रतिरोध दे दिया जाएगा, कोई चालक दे दिया जाएगा कि ये तार पकड़ो, उसका प्रतिरोध ज्ञात करके लाओ विभवमापी की सहायता से। आपको क्वेश्चन यही दिया जाएगा, एक तार पकड़ा दिया मिश्र धातु 10-20 सेंटीमीटर लंबा तार, और आपको बोल दिया गया कि जाओ लैब में जाके विभवमापी की सहायता से इसका प्रतिरोध ज्ञात करो। तो कैसे करना है, कैसे इसका परिपथ होता है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं, वो देखो ध्यान से। तो विभवमापी का जो तार अपन लिया करते हैं AB जो अपना तार हुआ करता है उसकी लंबाई 10 मीटर, इसको अपन AB से ऐसे निर्देशित करते हैं, ठीक है। इसमें प्राथमिक परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP, ठीक है, या बैटरी एलिमिनेटर जो अपन काम में लेते हैं, इसके साथ आप एक कुंजी जोड़ते हो K1, और फिर आप धारा नियंत्रक जोड़ते हो। फिर आप क्या जोड़ते हो? धारा नियंत्रक। इस तरह से ये प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ का उद्देश्य बेटा मैं पहले भी बता चुका आपको, इस परिपथ में ये जो आपका विभवमापी का तार है उसमें धारा प्रवाहित करना होता है। इसकी वजह से इसमें धारा बहेगी। तो आपका पहला उद्देश्य होता है कि विभवमापी के जो तार है 10 मीटर लंबा जो तार है उसमें धारा प्रवाहित करना, और वो किसकी सहायता से? ये जो अपन ने सेल यहाँ कनेक्ट करा हुआ प्राथमिक सेल जो भी है आपकी बैटरी एलिमिनेटर सेल या शुष्क सेल, इसकी सहायता से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है अल्प मान का प्रतिरोध ज्ञात करना, तो वो अपन द्वितीयक परिपथ में जोड़ेंगे। वो अपन किस में जोड़ेंगे बेटा? द्वितीयक परिपथ में। देखो द्वितीयक परिपथ में हम कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। हम एक और सेल लेते हैं, एक और बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका विद्युत वाहक बल प्लस माइनस E, जिसका विद्युत वाहक बल कितना मान लिया? E। इसको अपन एक कुंजी K2 से जोड़ेंगे, ये कुंजी K1 है, और फिर अपन इसको जोड़ेंगे एक धारा नियंत्रक से। उसके साथ अपन बीच में एक प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R और एक अज्ञात प्रतिरोध स्मॉल r, इस तरह से अपन जोड़ेंगे। और फिर इसको अपन एक धारा नियंत्रक RH2 से, इसको मैं RH1 बोलूं, इसमें दो धारा नियंत्रक अपन काम में लेते हैं। ये आपका परिपथ इधर कंप्लीट हुआ। यहां पे अपन एक द्विमार्गी कुंजी, यहां पे अपन एक द्विमार्गी कुंजी कनेक्ट करते हैं बेटा, जिसका ये पोर्ट 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। और द्विमार्गी कुंजी के 2 पोर्ट से अपन गैल्वेनोमीटर जोड़ के इससे अपन विषर्पी कुंजी जोड़ते हैं J। ये परिपथ कंप्लीट। देखो परिपथ दोबारा से बताता हूं, थोड़ा सा उससे अलग है या कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बाकी इजी है। प्राथमिक परिपथ कोई टेंशन नहीं है। प्राथमिक परिपथ में विभवमापी एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 को कम ज्यादा करके हम इसमें धारा का मान कम ज्यादा कर लेते हैं, वो हमें पता है। कुंजी K को क्लोज और ओपन करके अपन इसमें धारा प्रवाहित करनी हो या नहीं करनी, वो कंडीशन अपन यहां देख लेते हैं। द्वितीयक परिपथ में जो हमें ज्ञात करना होता है वो जोड़ना होता है। तो द्वितीयक परिपथ में एक्चुअल में मुझे स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। मुझे ज्ञात क्या करना है? ये जो अल्प मान का प्रतिरोध है स्मॉल r, ये मान ज्ञात करना है। कैपिटल R का मान मुझे ज्ञात है, ये मेरा ज्ञात प्रतिरोध है या अज्ञात प्रतिरोध है। अब देखो इसको हमने कैसे जोड़ा हुआ है। इसको हमने एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E, द्वितीयक परिपथ में एक और बैटरी हमने जोड़ी हुई है, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से ये जो अपना RH2 है इसको ऐसे जोड़ते हैं बेटा। इस RH2 की सहायता से हम इस वाले परिपथ में इच्छित मान की धारा प्रवाहित करते हैं। हम क्या करते हैं? RH2 को कम ज्यादा करके इस सेल से जो धारा निकली जो इसके अंदर बहेगी, तो हम अपनी इच्छा के हिसाब से हम इच्छित मान की धारा इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। धारा का मान बढ़ाना है, RH2 का मान कम कर देंगे, धारा का मान कम करना है, RH2 का मान बढ़ा देंगे। तो हम इच्छित मान की धारा, अपने इच्छित मान की धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। अब देखो उसके बाद आपने क्या जोड़ा हुआ, इसके बीच में से
यहां से तार निकला हुआ है जिसको 1 नंबर पोर्ट बोला, ठीक है। 3 नंबर आपका यहां से हो गया डायरेक्ट और 2 से गैल्वेनोमीटर। ये आपकी द्विमार्गी कुंजी है, ये वाली क्या आपकी द्विमार्गी कुंजी। आपको स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, ये परिपथ कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ है, अल्पमान का प्रतिरोध ज्ञात करने वाला, तो इसमें परिपथ का 1 नंबर फिक्स होते हैं। अब उसके बाद स्मॉल आर का मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी दूसरी जो विधि है, क्रिया विधि, वो 1 नंबर की होगी। इसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, स्मॉल आर का मान। हमें ज्ञात क्या करना है, स्मॉल आर का मान। तो अब हमें स्टेप वाइज चलना है, ठीक है ना। आप इसको शॉर्ट में समझोगे, थ्योरी आप अपने मन से लिख दोगे। अगर आपको स्टेप्स ध्यान में कि करना क्या है, तो ये डेरिवेशन या ये जो प्रैक्टिकल है बहुत इजी हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकल के जैसे सीखो तो बहुत इजी लगेगा। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, K1 को क्लोज करना होता है और K2 को भी क्लोज करना होता है। K1 K2 दोनों क्लोज होंगे, K1 भी आपकी क्लोज होगी और K2 को भी आप क्लोज करोगे, दोनों क्लोज कर दोगे। K1 K2 दोनों क्लोज कर देते, मतलब इसको भी आप बंद कर देते हो और इसको भी बंद कर देते हो। जब आप इसको बंद करते हो तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ मिलेगा हमें। और जब आप इसको बंद करते हो तो अपन इच्छित मान की धारा कैपिटल आई इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में अपन 1 और 2 के बीच में 1 और 2 को क्लोज रखते हैं। 1 और 2 जो द्विमार्गी कुंजी का 1 और 2 जो पार्ट है उसको अपन क्लोज रखते हैं, और 2 और 3 को अपन क्या रख लेते हैं, ओपन। 2 और 3 को अपन क्या रख लेते हैं बेटा, ओपन। मतलब इसको तो ओपन करना है और इसको क्लोज करना है। 1 और 2 के बीच में अपने को डॉट लगाना है, 1 और 2 के बीच में अपने को क्या लगाना है, डॉट। और 2 और 3 को क्या रखना है, ओपन। तो जब आप 1 और 2 के बीच में डॉट लगाओगे तो अपनी ये 2 और 3 खुली रहेंगे, तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं होगा, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं होगा। अपना परिपथ कंप्लीट रहेगा ऐसे, भाई ये जुड़ा रहेगा ऐसे, ठीक है। यहां से ओपन रहेगा तो अपनी जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, जो संतुलित लंबाई आएगी वो आर के लिए आएगी। हमारी जो संतुलित लंबाई जो प्राप्त होगी वो आर के सिरों के मध्य विभवांतर के लिए प्राप्त होगी। इस स्थिति में कैपिटल आर के सिरों के मध्य विभवांतर के लिए माना संतुलित लंबाई स्मॉल l1 है। ध्यान से समझ बेटा, हम जो इसमें विक्षोभ शून्य वाली स्थिति लाएंगे वो लंबाई अगर मापेंगे, यहां से करना कैसे प्रोसेस सीख गए। आप ए पे टच कराओगे विक्षोभ एक तरफ, बी पे टच कराए दूसरी तरफ, बीच में कहीं संतुलित लंबाई हमें मिलेगी। ऐसी स्थिति आएगी जहां इसमें विक्षोभ शून्य होगा, वो विक्षोभ शून्य वाली स्थिति हमारी बैलेंसिंग कंडीशन होती है। तो आर के सिरों के मध्य विभवांतर के लिए होगी, माना वो V है, इसमें धारा I, इसका प्रतिरोध R, तो V बराबर IR के लिए प्राप्त होगी। और वो संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है तो V बराबर अपन लिखते हैं XL1 विभवमापी के सिद्धांत से। इस तार की विभव प्रवणता माना x है, संतुलित लंबाई L1 है तो XL1 किसके बराबर, V के बराबर। चूंकि V बराबर IR, चूंकि V बराबर यहाँ पे कितना है I इंटू कैपिटल R, क्योंकि देखो इससे तो हमें लेना देना ही नहीं कुछ अभी। इसके सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा वो इसमें प्रवाहित धारा मान लो कैपिटल I और प्रतिरोध R है तो V बराबर IR, ये मान आप यहाँ रखो। तो IR बराबर XL1 समीकरण संख्या 1, और ये आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई। फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है वो ध्यान से देखो। स्टेप 2, स्टेप सेकंड में देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, आपको K1 K2 तो क्लोज रखनी है, इस बार 1 और 2 को ओपन रखना है, 2 और 3 को क्लोज करना है। यहां से डॉट निकाल के यहां रखना है, इसको ओपन और इसको क्लोज। तो K1 K2 दोनों क्लोज, K1 K2 दोनों आपकी क्या रहेंगी, क्लोज। और 1 और 2 को अपन रखेंगे ओपन, और 2 और 3 को अपन करेंगे क्लोज। तो ये तो हो गया प्रोसेस। परिपथ बनाने के बाद आपको ये चीज चेक करनी है कि आपके K1 K2 क्लोज होने चाहिए, 1 2 को ओपन रखना है और 2 3 को क्लोज करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे ही आप 2 और 3 को क्लोज करोगे, 1 2 को ओपन रखोगे तो ये जो आपका तार निकला हुआ है ये बेकार हो गया। इसमें इधर से जो धारा आएगी वो इसमें नहीं जाएगी इस पर, क्योंकि यहाँ से ओपन सर्किट है, यहाँ से ओपन है तो इसमें धारा नहीं जाएगी, मतलब ये तार बेकार का है। अब जो धारा है वो इन दोनों में जाएगी, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। आप इसको हटा सकते हो बाद में,
ठीक है ना। आप ऐसे सोचोगे कि जब यहाँ 1 और 2 ओपन है तो इसमें आगे धारा नहीं जाएगी, इसका मतलब ये जो तार बीच में लगा रखा है बेकार है। कैपिटल आर और स्मॉल आर श्रेणी क्रम में होंगे और इसमें आई धारा प्रवाहित होगी, तो इस बार जो संतुलित लंबाई आएगी वो इन दोनों के सिरों के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो विभवांतर होगा उसके लिए आएंगे। इस स्थिति में कैपिटल आर व स्मॉल आर, उसको लिखेंगे आर प्लस स्मॉल आर के सिरों के मध्य विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त होगी। संतुलित लंबाई माना स्मॉल l2 है, तो जो विभवांतर है उसको मैं इस बार v डैश लिख देता हूं। विभवांतर कितना मान लिया, v डैश बराबर क्या लिखोगे, xl2। आपसे पूछा जाए v डैश, तो चूंकि v डैश बराबर i, दोनों श्रेणी क्रम में स्मॉल r प्लस कैपिटल r। मान लो धारा उतनी बह रही थी हमारी कैपिटल है, जो हम बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो कैपिटल I है, तो v डैश बराबर i कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इस बार दोनों में बह रही, इसमें और इसमें, तो v डैश की जगह ये मान रख लो, कैपिटल I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू xl2, इक्वेशन नंबर। अब आपको स्मॉल r का मान ज्ञात करना है, तो स्टेप थर्ड में क्या करना है, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है सेकंड में थर्ड में। स्टेप थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन है, सॉरी सेकंड जो इक्वेशन है उसमें डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड, तो इसमें आप इसका डिवाइड करोगे, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू xl2 बटा xl1। देखो x से x कट गया, I से I कट गया, कैपिटल R का इसमें डिवाइड करोगे कैपिटल R में तो प्लस 1, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू यहाँ पे बचा l2 बटा l1। मुझे तो स्मॉल r चाहिए तो पहले 1 को इधर लाओ, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू l2 बटा l1 माइनस का 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कैपिटल R से इधर मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल r की वैल्यू आ गई l2 माइनस l1 बटा l1 इनटू कैपिटल R। दिस इज द स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर स्मॉल r, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। स्मॉल r की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास, l2 माइनस l1 बटा l1 इनटू कैपिटल R। ये सूत्र वैसा ही है जो हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था, उसमें सूत्र हुआ करता था L1 माइनस L2 बटा L2 इनटू कैपिटल R। ठीक है, यहाँ है L2 माइनस L1 बटा L1 इनटू कैपिटल R। आपको प्रोसेस ध्यान में रखना, आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए कि करना क्या है। उसके बाद परिपथ बहुत इजी था, सबसे पहले परिपथ दिमाग में आया, उसके बाद स्टेप्स दिमाग में आए, और अपना देखो आंतरिक स्मॉल प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया। अल्पमान का जो प्रतिरोध था उसका मान हमारे पास आ गया L2 माइनस L1 बटा L1 इनटू कैपिटल R। बताओ इसमें कहीं भी कोई समस्या आएगी क्या? तो ये आपका तीसरा अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ, अल्पमान का प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, पक्का समझ में आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें इजी था। आप किताब देखना ही मत, आप स्टेप से ऐसे ध्यान में रखना। इसकी थ्योरी पूछे, कुछ भी पूछे, आपको दिमाग में ये रहना चाहिए। उसके बाद कहानी अपने आप लिख दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका परिपथ, परिपथ दिमाग में होना चाहिए। प्राथमिक परिपथ में हमेशा यही जोड़ते हैं, चाहे कोई सा भी अनुप्रयोग पूछे। द्वितीयक परिपथ में हमेशा वो चीजें जोड़ दी जाती है जो हमें ज्ञात करनी होती है, जिसको हमें ज्ञात करना होता है वो द्वितीयक परिपथ में होता है, जो हमें जिसकी सहायता से हमें प्राथमिक विभवमापी में धारा प्रवाहित करनी होती है वो प्राथमिक परिपथ होता है। अगला अनुप्रयोग है आपका 4 नंबर, वो है वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन। उसमें जो त्रुटि होगी मापन में वो ज्ञात करनी है। वोल्टमीटर और अमीटर का अंश शोधन। अपने पास 2 टॉपिक और बचे हैं, वोल्टमीटर और अमीटर का अंश शोधन। मैं उसको बोलूं कि आपको कैलकुलेट करना है त्रुटि, कि एक तो अपन वोल्टमीटर से मान ज्ञात करें किसी प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, और एक अपन विभवमापी की सहायता से ज्ञात करें। जो वोल्टमीटर की सहायता से अपन ज्ञात करेंगे वो हमारा होगा मापित मान, और जो विभवमापी की सहायता से ज्ञात होगा वो हमारा होगा वास्तविक मान, क्योंकि विभवमापी की सहायता से अपन एग्जैक्ट मान ज्ञात करेंगे। तो इनका जो अंतर होगा उसे हम बोलेंगे अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर। तो
अगला टॉपिक आपका है या अगला अनुप्रयोग है 4 नंबर, वोल्टमीटर का अंश शोधन। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, एक्चुअल में हमें त्रुटि ज्ञात करनी है, फिर कोई ग्राफ भी देखना है। प्राथमिक परिपथ एज इट इज, कोई चेंज नहीं। द्वितीयक परिपथ में देखो क्या चेंज होना है, ये ऐसे कैसे लगेगा, ये सब ऐसे कैसे लगेगा। देखो परिपथ बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं। इसमें एक तो आपने को क्या करना है, विभवमापी का जो तार है ना, विभवमापी का जो तार है, इसके एक्चुअल एक्स के लिए, मतलब हमें विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है वास्तविक, मतलब उसमें त्रुटि नहीं हो, वो मान चेंज नहीं हो। इसके लिए अपन एक मानक सेल की सहायता से, किसकी सहायता से, मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल मैं ES लिखूं, इसकी सहायता से अपन इसका x ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप, ये आपका एक मानक सेल है, ES क्या है, मानक सेल, इसको अपन एक मानक सेल बोलेंगे। स्टैंडर्ड सेल डैनियल सेल हो सकता है या कैडमियम सेल, जिनके विद्युत वाहक बल कांस्टेंट होते हैं। मानक क्यों बोलते हैं इनको, मानक सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके विद्युत वाहक बल काफी समय तक चेंज नहीं होते, इसलिए इनको मानक सेल बोला जाता है। तो जब इसका विद्युत वाहक बल कांस्टेंट होता है, तो जब हम इसकी सहायता से विभवमापी के तार का x ज्ञात करेंगे, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, वो चेंज नहीं होगी, मतलब उसमें त्रुटि नहीं होगी, इसलिए आपने ये कनेक्ट किया। अब आपको वोल्टमीटर का अंशोधन करना था ना, तो आपने क्या किया, एक प्रतिरोध बॉक्स ले लिया। सपोज प्रतिरोध बॉक्स का कोई प्रतिरोध होगा Rb, उसमें से R कोई प्रतिरोध निकाल लेंगे, उसके सिरों के मध्य अपने को विभवांतर ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए ध्यान से देखो, वोल्टमीटर जो है वो हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। वोल्टमीटर जो है वो हमेशा परिपथ में किसमें जुड़ता है, समांतर क्रम में। तो Rb के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, Rb के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, और एक्चुअल में इसमें जो धारा बह रही है इसकी वजह से, वो सपोज आई है, ये परिपथ हो गया तैयार, कुछ भी नहीं था। देखो एक तो अपन ने मानक सेल अलग से जोड़ा पोर्ट 1 से, और पोर्ट 2 से गैल्वेनोमीटर जुड़ा, वो वैसे के वैसे। पोर्ट 3 से जो है ना, वो हमने Rb को जोड़ा है यहां से। प्रतिरोध बॉक्स जिसमें से कोई भी प्रतिरोध निकालेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो एक तो वोल्टमीटर से मापेंगे और एक विभवमापी की सहायता से मापेंगे, और फिर हम दोनों में जो अंतर होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो परिपथ तो ये है बेटा, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हो। अब इसकी स्टेप्स देखो, हमें क्या क्या करना है, इसकी स्टेप्स को आप चेक करो। स्टेप फर्स्ट बोलो क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले K1 और K2 को तो क्लोज रखना ही है। K1 और K2 को तो अपने क्या करना है, क्लोज। K1 भी क्लोज रहेगा और K2 भी क्लोज रहेगा। तो सबसे पहला काम तो ये है, K1 K2 को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलो ये दोनों क्लोज हो गए। अब अपनी इच्छित मान की धारा अपन Rx2 को वेरी करके और इसमें प्रवाहित करते हैं। तो जब Rb के सिरों के मध्य धारा प्रवाहित होगी, और उससे पहले देखो केवल हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले स्टेप में 1 और 2 को क्लोज रखते हैं, 2 और 3 को ओपन रखते हैं। 1 और द्विमानी कुंजिका 1 और 2 को अपन ने क्लोज किया, और 2 और 3 को अपन ने क्या किया, ओपन रखा। जब 2 और 3 ओपन है, इसका मतलब नीचे वाले परिपथ का कोई लेना देना नहीं। 1 और 2 क्लोज है, जो संतुलित लंबाई सपोज L0 आती है वो किसके लिए आएगी, ES के लिए। माना मानक सेल का जो विद्युत वाहक बल ES है, ES के लिए शॉर्ट में लिख लो अपने हिसाब से, संतुलित लंबाई स्मॉल L0 है, तो ES बराबर x L0। x क्या है, विभवमापी के तार की विभव प्रवणता। तो x का मान यहां से कितना आ गया, ES अपॉन L0। ये मान जो है वो एक स्टैंडर्ड मान होगा, समीकरण संख्या 1। और ये आपकी फर्स्ट स्टेप, आपको यही करना है। स्टेप 2, ठीक है, 3 स्टेप में अपन मान याद कर लेंगे सारे। स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि आपने 1 और 2 के बीच क्लोज करके 2 3 को ओपन रखे, ES के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करी विभवमापी के तार पे, तो माना L0 प्राप्त हुई। उससे हम कह सकते हैं विभवमापी के सिद्धांत से ES बराबर x L0। ये जो संतुलित लंबाई प्राप्त हुई वो ES के लिए प्राप्त हुई। तो यहां से x की एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मानक वैल्यू, मानक मान।
क्योंकि अब अपना x कांस्टेंट आ गया, हमें त्रुटि नहीं चाहिए, x में त्रुटि नहीं चाहिए थी, जो विभवांतर में त्रुटि है वो हमें पता करनी है, उसी को हम अंशशोधन बोल रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, K1 K2 तो क्लोज रहेगा, 1 2 को ओपन कर देंगे, 2 3 को क्लोज कर देंगे। जब 1 2 को ओपन कर देंगे तो इसका काम कंप्लीट, ये चाहे हटा दो प्रीपद से, कोई टेंशन नहीं। तो स्टेप 2 में 1 और 2 जो की है K1 K2 वो तो क्लोज रखनी है, K1 और K2 को तो आपको क्या करना है, क्लोज करना ही है। उसके बाद में 1 और 2 को अपने को ओपन रखना है और 2 और 3 को अपने को क्लोज करना है। 2 और 3 को आपने क्लोज कर दिया, यहां पे आपने डॉट लगा दिया, यहां से डॉट निकालिए। जब 2 और 3 को क्लोज कर दिया और अब इच्छित मान की जब धारा इस आरबी में प्रवाहित कर रहे हैं, आरबी में प्रवाहित धारा के कारण या मैं बोलूं आरबी के सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा उसके लिए हम संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे, वो तो हमारा होगा वास्तविक मान। और एक मान जो है ना, ये वोल्टमीटर भी मापेगा, जब आरबी में धारा प्रवाहित होगी तो वोल्टमीटर से हमें मापित मान प्राप्त होगा। इस स्थिति में एक मान तो वोल्टमीटर से प्राप्त होगा जो आरबी के सिरों के मध्य, आरबी से कोई भी प्रतिरोध निकाल लिया हमने, सिरों के मध्य विभवांतर का मापित मान होगा। विभवांतर V लिख दो उसको, कैपिटल V, उसको हम मापित मान को V बोलेंगे। विभवांतर V का मापित मान होगा, मापा है उसने इसलिए उसको मापित मान बोला, मेजर्ड वैल्यू, मापित मान होगा। दूसरा, इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित हुई कैपिटल आई तो आरबी के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हुआ, उस विभवांतर को एक तो इसने V ने मापा, वोल्टमीटर ने, वो हमारा क्या हो गया बेटा, मापित मान। दूसरा, हम इससे संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे, माना वो L1 प्राप्त हुई या L2 प्राप्त हुई, जो भी है, तो विभवमापिक से जो मान प्राप्त होगा वो हमारा होगा वास्तविक मान। तथा दूसरा मान विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से प्राप्त होगा। दूसरा मान जो है वो विभवमापी की सहायता से प्राप्त होगा। और वो मान देखो बेटा कैसे ज्ञात करना है अपने को, माना आरबी के सिरों के मध्य जो विभवांतर है V डैश, उसको मैंने मान लिया V डैश के लिए संतुलित लंबाई L2 है, तो V डैश बराबर XL2। V डैश आपका कौन सा मान है, वास्तविक मान। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 व 2 से V डैश ये अपना वास्तविक मान है, x का मान कितना है, ES अपॉन L0 इंटू L2, समीकरण संख्या 3, ये अपना वास्तविक मान आ गया। मापित मान कितना है V, ये अपना क्या है, वास्तविक मान। तीसरे स्टेप में अपने को अंश शोधन या त्रुटि निकालनी है कि कितनी त्रुटि हुई। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया मापित वास्तविक मान और V हमारा हो गया मापित मान, इसके अंतर को हम क्या कहते हैं, अंश शोधन या त्रुटि। तो जो वोल्टमीटर का अंश शोधन है या वोल्टमीटर में जो त्रुटि है, वोल्टमीटर का अंश शोधन, जिसको हम शॉर्ट में त्रुटि ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको त्रुटि। डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश, मापित मान माइनस वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, या मापित मान वास्तविक मान माइनस मापित मान, एक ही बात है। तो ये समीकरण संख्या 3 प्राप्त हुई, हमें त्रुटि मिल गई, डेल्टा V का मान हमें ज्ञात हो गया। इस तरह से हमें ये सारा कंप्लीट करना होता है। अब इसमें तो बेटा ग्राफ और है, डेल्टा V और V के पीछे ग्राफ बनाना है अपने को।
डेल्टा वी और वी के बीच एक ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ मैं आपको यहां दिखाता हूं बेटा। एक्स एक्स पे आपको लेना है वी, मापित मान, वाई एक्सिस पे आपको लेना है डेल्टा वी, त्रुटि जो आई। और जब हमने देखा कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का था, इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, कभी डेल्टा वी का मान बढ़ेगा, जब वी बढ़ेगा बराबर होगा कांस्टेंट, तो हमें ये ग्राफ इस तरह से ध्यान रखना है। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है वो रीडिंग से आता है। हम इसको कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो रीडिंग्स से बनाए जाते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिकल करके आप रीडिंग्स लोगे तो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा डेल्टा वी और वी के बीच। अब इसका लास्ट अनुप्रयोग देखो, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, वोल्टमीटर के अनुशोधन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी था। वोल्टमीटर का अनुशोधन मतलब हमने आरबी एक प्रतिरोध बॉक्स दिया, उसमें से कोई प्रतिरोध निकाला आर, उसके सिरों के मध्य विभवांतर हमने एक बार तो वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात किया जब इसमें धारा प्रवाहित तो हो रही थी आई, और दूसरा हमने विभवमापी की सहायता से ज्ञात किया। तो विभवमापी वाला जो मान था वो वास्तविक मान, वोल्टमीटर ने जो मापा वो मापित मान, और इसके अंदर को ही हमने बोल दिया अंशोधन या त्रुटि, जो ये मान प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको उसमें मान नहीं रखना। v डैश आपने ज्ञात कर लिया, v आपको मापित मान पता था, फिर आपने v और डेल्टा v के बीच ग्राफ देखा तो कुछ इस टाइप का बना। अब इसका लास्ट अनुप्रयोग देखो बेटा, एमीटर का अंशशोधन। ठीक है, देखो परिपथ में है ना, मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ वैसे ही करना है। पांचवा अनुप्रयोग एमीटर का अंशशोधन, मतलब एमीटर में कितनी त्रुटि होगी, एमीटर का अंशशोधन। देखो ध्यान से, एमीटर की सहायता से धारा मापी जाती है। वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है, जबकि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। इसका जो प्राथमिक परिपथ है वो तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, प्राथमिक परिपथ जो है वो तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। द्वितीयक परिपथ में थोड़ा सा चेंज होगा, और वो चेंज में देखो मैं बताता हूं, वो चेंज भी यही है, सारा कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज जो होगा वो यहीं पे होगा, और बाकी सब कुछ वैसे की वैसे ही लिखना है। ये आपका ES ही है, सब कुछ वही है। एक्चुअल में अब आपको परिपथ में एमीटर जोड़ना है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो देखो मैंने एक यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया, पहले तो हमने प्रतिरोध बॉक्स लिया था जिसमें से कोई सा भी प्रतिरोध ले सकते थे, हम वो भी ले सकते हैं, बट हम 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ कनेक्ट करते हैं, जिसमें सपोज आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा? आई। हमें ये जो धारा है आई वो एमीटर की सहायता से भी ज्ञात करनी है और विभवमापी की सहायता से भी। आपका एमीटर है प्लस माइनस। तो जब हम RH2 को वेरी करके, RH2 को चेंज करके, इसके मान को बदल के आई इच्छित मान की आई धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, उसको एक बार तो बेटा एमीटर से मापेंगे, वो तो हमारा हो गया मापित मान, और फिर हम निकालेंगे विभवमापी की सहायता से, वो हमारा होगा वास्तविक मान। मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को ही हम बोलेंगे एमीटर का अंशशोधन डेल्टा है। अब इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो उसमें कोई चेंज नहीं करना। फर्स्ट स्टेप में आपको यही सब कुछ करना है, K1 को क्लोज, K2 को क्लोज, 1 2 को क्लोज, 2 3 को ओपन, और फिर हम ES के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। माना वो L0 है तो हम लिखेंगे ES बराबर XL0, तो X का मान होगा ES बटा L0। ये तो अपने को करना ही करना है फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में यही करना है, K1 K2 आपकी क्लोज रहेंगी, 1 2 को ओपन, 2 3 को क्लोज। इस बार 2 3 को क्लोज किया है, तो इस स्थिति में एक मान तो वोल्टमीटर से नहीं एमीटर से प्राप्त होगा। अब मैं थोड़ा सा यहां से पूरा ही चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, यहां के बाद अपन पूरा ही देख लेते हैं। देखो ध्यान से बेटा, इजी है, परिपथ समझ में आ गया, परिपथ में क्या चेंज हुआ है, एमीटर का अंशशोधन, वोल्टमीटर का अंशशोधन। एक परिपथ आपको दिमाग में है, दूसरे परिपथ में आपको कुछ भी नहीं करना, बस एमीटर जोड़ना है श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध बॉक्स की जगह R 1 ओम का प्रतिरोध आपको लेना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस स्थिति में एक मान तो एमीटर की सहायता से, या मैं पूरा लिखता हूं, देखो ऐसे नहीं। स्टेप 2 में आपने ये सब चीजें कर ली। अब 1 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें जो धारा, इच्छित धारा I प्रवाहित हो रही है, 1 ओम के प्रतिरोध से, 1 ओम के प्रतिरोध से जो धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है उसे एमीटर की सहायता से
माप लेंगे। वो तो क्या हो गया, मापित मान। ये आई क्या होगा आपका, मापित मान। इसको हम बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, मापित मान। मापित मान कैपिटल है। अब इस 1 ओम में जब धारा प्रवाहित होगी कैपिटल आई, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसके लिए संतुलित लंबाई 1 ओम में प्रवाहित धारा के कारण विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई माना L2 प्राप्त होती है। विभवांतर पे अपन संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। भाई देखो, आपको और 3 को क्लोज कर रहे हो, इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, उसकी संतुलित लंबाई माना L2 प्राप्त हुई। तो जो विभवांतर उसको मैंने वही लिखा, V डैश बराबर x L2। मैं V डैश पूछूं आपसे, इसमें धारा कितनी, I, प्रतिरोध कितना, 1 एम्पीयर, तो V डैश का मान होगा I into 1। I को आप I डैश मान सकते हो। ये जो है ना, वो एक्चुअल में अपना कौन सा मान होगा, ये कौन सा मान होगा, मापित मान। तो उसको मैंने I डैश लिख दिया, सॉरी, वास्तविक मान। यहां से जो हमारे एक्चुअल में धारा आएगी वो वास्तविक मान आएगी। तो I डैश into 1 बराबर x L2। तो हमें जो मान प्राप्त हुआ I डैश वास्तविक मान, x का मान आप समीकरण 1 से रखोगे ES upon L0 into L2। तो ये जो धारा है वो कौन सी धारा आ गई हमारे पास, समीकरण संख्या 2। ये जो मान आया वो वास्तविक मान है। ये कौन सा मान है, धारा का वास्तविक मान, जो हमने किसकी सहायता से ज्ञात किया है बेटा, विभवमापी की सहायता से। जो एमीटर माप रहा है वो हमारा मापित मान, जो विभवमापी की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं वो वास्तविक मान। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो धारा है वो सपोज I डैश, हमने जो वास्तविक मान है उसको हमने I डैश बोला into 1, और ये मान हो गया आपका I डैश। तो एक्चुअल में जो विभवांतर है वो धारा के बराबर हुआ इस स्थिति में। 1 ओम में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो धारा के बराबर ही होगा, क्योंकि V बराबर IR होता है। R का मान 1 होगा तो V बराबर I। उसके हिसाब से हमने ये जो मान ज्ञात किया ये हमारा वास्तविक मान है। x की वैल्यू पुट कर दी US अपॉन लैम्डा। तो आपको वास्तविक मान भी पता चल गया, आपको मापित मान भी पता चल गया। स्टेप 3 में तो आपको त्रुटि लिखनी है। स्टेप 3 में क्या करना है, त्रुटि, एमीटर का अंश शोधन, डेल्टा I बराबर I माइनस I डैश। ये हमारा क्या आ गया, एमीटर का अंश शोधन या उसकी त्रुटि। ठीक है ना, इस तरह से हम त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखो, इसका जो ग्राफ है बेटा, इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ किसके बीच बनाना है, डेल्टा I और I के बीच। डेल्टा I और I के बीच जो ग्राफ है वो भी कुछ वैसा ही बनेगा जो पहले आपने बनाया। x एक्सिस पे I ले रखा है, y एक्सिस पे डेल्टा है। किताब में कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, वो प्रैक्टिकल वैल्यूज है, जो हम प्रैक्टिकल थोड़ी कर रहे हैं। हमें क्या पता कैसी होगी वैल्यू। हमने जब ग्राफ देखा तो कुछ ऐसा मिला, जिगजैग, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। डेल्टा I और I के बीच जो ग्राफ है वो इस तरह का देखोगे। थोड़ा सा ग्राफ ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे जैसे अपन मापित मान को इंक्रीज करते हैं, डेल्टा एक बार इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट डिक्रीज इंक्रीज कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये एक्चुअल में ग्राफ जो है ना वो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल से हमें पता चलता है, तो हम प्रैक्टिकल करके ही ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह से हमने विभवमापी के 5 अनुप्रयोग बेटा कंप्लीट कर लिए और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। इस चैप्टर में इतना ही था लास्ट तक, और ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके हम कोई न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।